नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्थ मंत्रा में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं जानी मानी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनिया दमेले जी। डॉक्टर सोनिया जी, स्वागत है आपका। तो डॉक्टर सोनिया जी से आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे आंखों की सेहत के बारे में। पहले भी उनसे हम इस विषय पर बातचीत कर चुके हैं, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो सर्दियों का मौसम सभी को बहुत पसंद होता है और लोग तो घूमने जाते हैं तमाम तरीके के नज़ारे लेने के लिए, लेकिन सर्दियों का मौसम आंखों के लिए भी कुछ परेशानियां लेकर के आता है। और आज हम डॉक्टर सोनिया दमेले जी से जानेंगे कि कैसे रखें आंखों की सेहत का ख्याल। तो डॉक्टर सोनिया जी, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों से विषय को साझा किया है और आज क्या बातचीत हम करने वाले हैं ये भी हम बात कर चुके हैं, बता चुके हैं। सबसे बड़ी दिक्कतें आंखों की क्या आप सर्दियों के मौसम में देखती हैं? किस किस तरीके की परेशानी होना सर्दियों की वजह से आंखों में सामान्य है? देखिए, जब सर्दियाँ आती हैं तो हम लोगों को सभी को बड़ी खुशी होती है और धूप में बैठने में और बाहर घूमने फिरने का ज़्यादा इंजॉयमेंट होता है। मगर उसी के साथ साथ हमारी आंखों में परेशानी काफ़ी बढ़ती हैंगी। एक तो ये, जब हमारा मौसम बदलता है, यानी कि एक चेंजिंग फेस होता है सर्दियों के आने का, तब एलर्जी के केसेस बहुत बढ़ते हैं। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। आंखों में खुजली होना, आंख में पानी आना, लाली होना, आंख बार बार मलने का मन करना, आंखों में सुबह कीचड़ आना, ये सब एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के फीचर्स हैं जो चेंजिंग वेदर में प्रेजेंट होते हैं। और वो पेशेंट्स जिनको क्रोनिक एलर्जी रहती है उनको लगभग हमेशा जब भी मौसम बदलता है उनको इस तरह की प्रॉब्लम आती है जी। उसके लिए आप आई सर्जन को दिखाइए, वो देखेंगे, वो आपको ड्रॉप्स लिखेंगे। और जब माइल्ड हो तब दिखाइए। जब हल्की होती है तो हमें केवल ड्रॉप्स से ही ठीक कर सकते हैं, हमें कोई टैबलेट्स नहीं ऐड करनी पड़ती हैं। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल ट्रीटमेंट। जब भी ऐसी कोई परेशानी हो, शुरुआत के उसमें ही दिखाइए। बिल्कुल। दूसरा, जब हम बाहर जाते हैं तो स्मॉग का हमने बहुत पढ़ा हुआ है, सुना है, दिल्ली में बहुत प्रचलित हैगा और यहाँ कानपुर में भी स्मॉग के केसेस बढ़ते जा रहे हैंगे जी। स्मॉग के कारण आंखों में जलन होना, खुजली होना, आंखें लाल हो जाना, आंखों में ऐसे लगना कि कुछ चला गया हैगा, जैसे फॉरेन बॉडी सेंसेशन जिसको कहते हैं, वो हो जाने का चांस रहता हैगा। इसके लिए आप एक तो काला चश्मा पहने, ब्लैक गॉगल्स पहने, चौड़ी कमानी वाले बड़े जो आई को पूरी तरह कवर करें, इस तरह के गॉगल्स पहने, जिससे बाहर की हवा का हमारी आंखों पे असर नहीं हो, ड्राइनेस नहीं हो, एलर्जी नहीं हो, स्मॉग का इफेक्ट ना आए। और उसके साथ साथ कुछ टीयर सब्स्टिट्यूट का जो प्रिजर्वेटिव फ्री हो उनका इस्तेमाल करना चालू करें, सुबह शाम या दिन में 3 बार, जैसी आपकी सिवियरिटी है उसके हिसाब से टीयर सब्स्टिट्यूट्स यूज करें। उनसे आपको सूथिंग सेंसेशन मिलेगा, रिलीफ मिलेगा स्मॉग का, और कोई क्रोनिक इफेक्ट हमारी आंखों में नहीं होगा। बिल्कुल। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, खैर विषय ही ऐसा है कि हर बात इसकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने कहा कि काले चश्मे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि काले चश्मे का इस्तेमाल तो सिर्फ समर्स में ही किया जाता है, यानी कि गर्मी में किया जाता है धूप से बचने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या रोल है काले चश्मे का, क्यों इस्तेमाल करने की जरूरत है, ये भी हमने आज इस बात को समझा। और दूसरी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही कि जब परेशानी बहुत माइनर हो तभी पहुंच जाए, लेकिन ये अक्सर नहीं होता है। लोग जब तक दिक्कत बहुत ज्यादा ना हो जाए समझते ही नहीं है कि क्या दिक्कत है और डॉक्टर के पास जाने की तो वो सोचते भी नहीं है। तो ये किस तरीके की ये गलती होती है, किस तरीके की ये लापरवाही, जिस पर आप क्या कहेंगे? ज्यादातर आंखों की जो बीमारियां होती हैं वो सिंपल ड्रॉप से ट्रीट हो जाती हैं। हाँ, आप अवॉइड करेंगे डॉक्टर को जाने के लिए तो वो गंभीर रूप लेती हैं और इवेंचुअली कुछ बीमारियां नज़र को भी अफेक्ट करने लगती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप साल में एक बार अपनी आंखों का कंप्लीट चेकअप, जिसमें आंख के प्रेशर का नपना चाहिए, जिसमें आंख के पर्दे की जांच होनी चाहिए, वो कंप्लीट चेकअप जरूर करवाएं। और अगर बच्चे हैं तो 12 साल की उम्र के नीचे के बच्चों का 6 महीने में चेकअप जरूर करवाएं। इससे ऑलमोस्ट आप समझिए कि लगभग सभी बीमारियों को हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, आपने प्रेशर की भी बात कही। सर्दियों के मौसम में अक्सर बीपी भी डिस्टर्ब हो जाता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, ये जिनको ये परेशानी है, सर्दियों में ये परेशानी ज़्यादा देखी जाती है। इसका आंखों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है या आंखों को लेकर इस दौरान किस तरीके की सतर्कता बरतने की ज़रूरत है? डेफिनेटली, एक तो सर्दियों में मूवमेंट कम हो जाती है, सर्दी के कारण प्रेशर अपने से बढ़ता है और खान पान भी हमारा डिस्टर्ब होता हैगा। इसके कारण ब्लड प्रेशर की सडन स्पाइक्स होती हैं, जैसे हम न्यूज़पेपर में रोज पढ़ते हैं कि किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है या हार्ट अटैक के केसेस पढ़ते हैं। उसी तरह आंखों में भी, आंख के में भी ब्लड प्रेशर का असर होता है।
आँख की खून की नलियों पे असर होता है पर्दे की, और उसमें पर्दे की नली, खून की नली कभी कभी फट भी सकती हैगी या खून आ सकता हैगा। तो ऐसे केसेस में ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने से आँख में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। और कभी भी आपको ऐसा लगे कि हमको कुछ भुनके भुनके से दिख रहे हैं या काले मच्छर दिख रहा है या एक पर्दा सा गिर रहा है या आंखों में के सामने एकदम से लकीरें सी दिखने लगी हैं, एकदम से जितना साफ पहले दिखता था उतना साफ नहीं दिख रहा है, ये सब पर्दे की बीमारियों के संकेत होते हैं। और ऐसा कुछ भी हो तो आप शुरुआत ही लक्षण में करवाइए। आजकल नई पर्दे की डायग्नोस्टिक थेरेपी आने लगी है, जैसे जिसको हम ओसीटी कहते हैं या ऑक्टा कहते हैं, उनसे हम बहुत अर्ली स्टेज में चेंजेस पर्दे में डिटेक्ट कर लेते हैं और उनके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो सिंपल ड्रॉप से आपकी सारा ब्लड भी अब्जॉर्ब हो जाएगा या मच्छर जो दिख रहे हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे और आपको आराम मिल जाएगा। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि कानपुर में बहुत कम जगह, 1 या 2 जगह ही ऑक्टा है, और हमारे सेंटर पे भी, श्री हरिशंकर सर्जिकल सेंटर में भी ऑक्टा मशीन है जो एंजियोग्राफी करती है बिना डाई के। और आपको कोई इंजेक्शन नहीं लगता है, कोई डाई नहीं डालना पड़ता है, और एंजियोग्राफी होती है जिससे खून की नलियों का स्टेटस पता चलता है और उससे हम लोग बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं और इसका ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल, मैं तो बधाई देती हूँ आपको कि देखिए जिस चीज़ के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है वो अब उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कानपुर में ही आप ये सुविधा उपलब्ध करवा रही हैं। बात हमने ब्लड प्रेशर की, लेकिन सर्दी के मौसम में डायबिटीज़ का भी, जैसा कि सामान्य तौर पर खाने पीने में अनियमितता हो जाती है, कभी कभी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसा खा लेते हैं जिससे हमारा डायबिटीज़ बढ़ जाता है, क्योंकि सर्दियों का खान पान ही कुछ ऐसा होता है। इसका आँखों पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है और इस पर क्या बताएंगे? डायबिटिक रेटिनोपैथी कानपुर में बहुत कॉमन है, क्योंकि आप जानती हैं कि कानपुर में मिठाई खाने का लोगों को बहुत शौक है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज बहुत मिलती है कि बहुत बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनकी शुगर कितनी है तो ये समस्या है। इसके लिए शुगर की 40 साल की उम्र के बाद एक बार जब पर्दे की जांच, तो साथ ही साथ आप शुगर की जांच जरूर करवाएं। अगर शुगर बढ़ी हुई है तो हम पर्दे में देखते हैं कि कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, कोई खून की नलियां फैल तो नहीं रही हैं जी। उसको भी हम लोग ओसीटी से डिटेक्ट करते हैं और ओसीटी से हम लोग ड्रॉप्स दे के उसको ट्रीट करते हैंगे। इस पीरियड में डायबिटीज़ के मरीज के लिए जैसे पहले एक धारणा थी कि पर्दे में अगर कोई असर हो जाएगा तो उसका इलाज नहीं है, अब वैसे ही रहेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब नए इंजेक्शंस आ गए हैं, नए ड्रॉप्स आ गए हैं जिनसे हम डायबिटीज़ का असर जो पर्दे पे होता है उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, पर्दे को वापस नॉर्मल और हेल्थी बना सकते हैं जी। बट ज़रूरत वही है कि आप चेकअप करवाएं, और चेकअप ही एक चीज़ है जिसको मूल मंत्र समझिए कि जिसको आप अगर करते रहेंगे तो डायबिटीज़ के मरीज को कभी भी पर्दे में कोई परेशानी नहीं होगी और रोशनी हमेशा बनी रहेगी। बिल्कुल, तो ये मूल मंत्र है, यही हेल्थ का मूल मंत्र है कि आप समय रहते डॉक्टर के पास पहुंचे, अपना चेकअप करवाएं, तो जो परेशानी है वो बढ़ने नहीं पाएगी। थोड़े से ही प्रयास में आपकी परेशानी को दूर किया जा सकेगा। देखिए जिस तरीके से हम बात सर्दी के मौसम की कर रहे हैं, मोतियाबिंद की परेशानी जब किसी को होती है तो वो अक्सर सर्दी के मौसम का इंतजार करता है कि सर्दी के मौसम में हमें ये सर्जरी करवानी चाहिए, लेकिन लोग डरते भी है क्योंकि वो सोचते हैं कि पता नहीं किस तरीके से सर्जरी होगी, क्या होता है मोतियाबिंद का ऑपरेशन। तो आप सबसे पहले तो बताएं हमारे दर्शकों को कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन की आखिर विधि क्या है जिससे उनका डर खत्म हो और वो देर ना करें। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मन से बात निकाल दे कि ये कोई बीमारी है। जैसे हमारे उम्र के साथ बाल सफ़ेद होते हैं, जैसे हमारी उम्र के साथ एजिंग होती है, उसी तरह हमारी आंखों में मोतियाबिंद बनता है, यानी कि मोती जैसा सफ़ेद लेंस में बदलाव। तो ये एक बीमारी नहीं है और इसका पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट है, 100% ट्रीटमेंट है और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आज ये डे केयर सर्जरी हो गई है। मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते हैं एक आँख को ऑपरेट करने में और आपको भर्ती नहीं होना पड़ता है। लगभग 1 घंटे का समय आपका हॉस्पिटल में लगता हैगा। तो आज की जो टेक्निक है उसमें पहले की तरह ना टाके लगाए जाते हैं, ना इंजेक्शन लगाया जाता है, ना पट्टी की जाती हैगी, ना चीरा लगाया जाता है। तो ये बहुत ही इवॉल्विंग टाइप की सर्जरी थी जो पिछले 1 दशक से बहुत इन्वॉल्व हुई। नई मशीनें आई, नई टेक्नोलॉजीज आई। पहले तो हम फेको करते थे, अब हम लोग MICS करते हैं जो चुनिंदा सेंटरों पे होता है। और MICS में हम लोग बिल्कुल आप समझिए कि बाल के बराबर सूक्ष्म उस चीज़ से लेंस डालते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि लगभग आपकी आँख बिल्कुल जैसे ऑपरेशन के पहले थी वैसे ही रहती है, कोई बदलाव नहीं होता है। आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है और आप 1 या 2 दिन में अपने काम पे वापस जा सकते हैं। जी,
तो यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, विधि को भी हमने आपको बताया, लेकिन अभी भी और भी बहुत सारे सवाल हैं जो हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे, उनसे मैडम से पूछेंगे किस तरीके से क्या कुछ आंखों का ख्याल रखने के लिए जानना ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हेल्थ मंत्रा देख रहे हैं आप, और आज हमने अभी डॉक्टर सोनिया दबेले जी से समझा कि आंखों की सेहत का कैसे ख्याल रखना है, और उन्होंने बड़े ही विस्तार से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, और इसके साथ ही हमने जाना कि आखिर मोतियाबिंद का ऑपरेशन क्या होता है। तो देखिए, आगे बढ़ते हुए बात करें अगर, तो डॉक्टर सोनिया दबेले जी, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है लेंस का चुनाव करना, इसके बारे में हमें बताएं। आज के टाइम में बहुत सारे लेंसेज ऑप्शन अवेलेबल हैं और बहुत वाइड रेंज ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। तो बहुत बार अक्सर मरीज कंफ्यूज होता है क्या हमारे लिए बेहतर है और हम कैसे डिसाइड करें। सबसे पहले तो जब जांच होती है तो ये देखा जाता है कि पर्दे पे कोई असर है, शुगर, ब्लड प्रेशर, या पर्दे में कोई अपनी ही कोई बीमारी तो नहीं है। अगर पर्दे में कोई बीमारी होती है तो उस हिसाब से देखा जाता है और उसी हिसाब से लेंस डाले जाते हैं। पुतली में कोई माड़ा या कोई और चेंजेस तो नहीं है, वो भी एक फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है कि हम लेंस का क्या चुनाव करेंगे। आँख का प्रेशर कितना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जी। अगर हम मोटे तौर पे देखें तो लेंस दो तरह के होते हैं, एक वो जो केवल दूर का सही करते हैं और नज़दीक के लिए आपको ऑपरेशन के बाद चश्मा लगाना पड़ता है। दूसरा वो जो दूर और पास दोनों को सही करते हैं, और लेटेस्ट लेंस जो होता है वो दूर, पास और हमारा जो कंप्यूटर डिस्टेंस होता है जिसको हम इंटरमीडिएट डिस्टेंस कहते हैं, वो उसको भी सही करता है। तो ये 3 कैटेगरी में लेंस डिवाइडेड होते हैं। लेंस मेनली इंडियन होते हैं और इम्पोर्टेड होते हैं। टेक्नोलॉजी का डिफरेंस होता है, कोटिंग का डिफरेंस होता है और मटेरियल का डिफरेंस होता है। हाइड्रोफिलिक है कि हाइड्रोफोबिक है, इस तरह से मतलब 3 चीज़ों के बेसिस पे लेंस की डिवीजन होती है जी। तब हम लोग चेक करते हैं, बायोमेट्री करते हैं, बायोमेट्री करके और पेशेंट की आई की कंडीशन देख के फिर हम सलाह देते हैं कि कौन से लेंसेज लगने चाहिए जी। बायोमेट्री का आपने जैसा कि जिक्र किया, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है जानना कि आखिर बायोमेट्री होती क्या है। बायोमेट्री आँख के डायमेंशंस को मेजर करती है, आँख की क्या लंबाई होती है, आँख में हमारी जो पुतली है उसके क्या साइज़ है, पुतली की चौड़ाई क्या है, मोटाई क्या है, और साथ ही साथ लेंस की क्या पोजीशन है, जो नेचुरल लेंस की क्या थिकनेस है। तो बहुत सारे आई के डायमेंशंस जो होते हैं नाप बायोमेट्री से लिए जाते हैं जी। और उसमें बहुत सारे लेंस के पावर कैलकुलेट करने के फॉर्मूलेज होते हैं, जिसके बेसिस पे हम लेंस का फाइनल पावर, फिटिंग, ये सब डिसाइड करते हैं। तो बायोमेट्री 2 तरह से होती है, एक अल्ट्रासोनिक और ऑप्टिकल। ऑप्टिकल बायोमेट्री डेफिनेटली बहुत बेटर होती है, उसमें लेटेस्ट फॉर्मूले होते हैं। बहुत गर्व के साथ मैं बताऊंगी कि हमारे पास जो सबसे लेटेस्ट फॉर्मूले वाली ऑप्टिकल बायोमेट्री है वो अवेलेबल है, और उससे हमारी एक्यूरेसी नियरली 100% हो जाती है। चश्मे लगाने की प्रोबेबिलिटी आप ऑपरेशन के बाद लगभग 0 के बराबर हो जाती है जी। तो आपको फिर उसके बाद ऑपरेशन के बाद चश्मा नहीं लगाना पड़ता, ये एडवांटेज मिलता है और एक्यूरेट बायोमेट्री से, लेटेस्ट फॉर्मूले वाली बायोमेट्री से, यानी कि एक्यूरेसी यहाँ पर बढ़ जाती है इसके जरिए। बिल्कुल। अगर लेंस का जैसे कि आप जिक्र कर रही थी, और मल्टीफोकल लेंस यहाँ पर क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताएं। मल्टीफोकल लेंस वो लेंस होते हैं जो दूर और पास दोनों को करेक्ट करते हैं। ऑपरेशन के बाद आपको दूर के लिए और पास के लिए नज़दीक चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मल्टीफोकल लेंस लेटेस्ट लेंस है, अगर पर्दा ठीक है तो वो बेस्ट ऑप्शन होते हैं और उनको डेफिनेटली सिलेक्ट करना चाहिए। मल्टीफोकल लेंस डालने के लिए हमारे लिए एक ऑप्टिकल बायोमेट्री की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ एक मतलब सर्जन स्किल बहुत अच्छा चाहिए, ताकि जिससे लेंस की पोजीशनिंग सही रहे और लेंस बेस्ट रिजल्ट दे सके। बिल्कुल। मल्टीफोकल लेंस, निश्चित तौर पर इसके बारे में जानने के बाद उत्सुकता बढ़ रही है। कितने फायदे हैं इसके और क्या कोई नुकसान भी है जिसे जानना ज़रूरी है? मल्टीफोकल लेंस डेफिनेटली आपको पास दूर की नज़र देते हैं, लेकिन हाँ, अगर किसी में नाइट ड्राइविंग बहुत करनी हैगी तब हम उन केसेस में मल्टीफोकल लेंस अवॉइड करते हैं, क्योंकि ग्लेयर हो जाता है जी। और कभी कभी ये होता है कि वो ग्लेयर 2-3 महीने तक रहता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। तो हो सकता है मल्टीफोकल लेंस लगाने के बाद आपको 1-2 महीने हल्का सा ग्लेयर फील हो, ये एक केवल डिसएडवांटेज रहता है, कभी वो भी किसी चुनिंदा लोगों में। अदरवाइज मल्टीफोकल लेंसेज आर द बेस्ट लेंसेज एंड यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर इट जी।
वहीं अब अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के बाद में उम्मीद ये की जाती है कि अब हम ठीक हो गए हैं, चश्मा भी हट जाएगा, तो क्या वाकई में चश्मा हट जाता है या चश्मा लगाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है? अगर आपने मल्टीफोकल लेंस लगवाया है तो डेफिनेटली आपको बहुत हल्का सा अगर कोई नंबर आया तो आया, आधा नंबर करीब आता है, क्योंकि वो लेंस की फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अदरवाइज आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। टोरिक लेंसेज आते हैं जो सिलेंड्रिकल पार को कंट्रोल करते हैं। अगर किसी पर्सन का सिलेंड्रिकल पार है आँख के शेप के कारण, तो वो टोरिक लेंसेज को ऑप्ट करे। टोरिक लेंसेज वो सिलेंड्रिकल पार भी हटा देते हैं, तो फिर उसके बाद आपको चश्मे की आवश्यकता नहीं रहती है। बिल्कुल, लेकिन ज़्यादातर लोग चश्मा हटाना ही चाहते हैं, तो इसके लिए लेसिक सर्जरी की जिस तरीके से बात की जाती है, इसके बारे में कुछ बताएं। लैसिक एक बहुत बढ़िया सर्जरी है, बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देखती है, बहुत ही ग्रेटिफाइंग टाइप सर्जरी है। और बेस्ट पार्ट ये है कि क्योंकि एकदम इंस्टेंट रिजल्ट होता है तो पेशेंट बड़ा सेटिस्फाई होता है कि घर गए और जब उठे तो देखा कि एकदम आँख आज सब कुछ साफ दिख रहा है। वो घड़ी जो बिना चश्मे के नहीं देख सकते हैं वो आपको एकदम साफ दिख रही है। तो इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड सर्जरी टू ऑप्ट फॉर। लोगों के अंदर भय है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि लैसिक सर्जरी में सबसे अच्छी बात यह है कि हम आँख के अंदर नहीं जाते हैं। जैसे हम लोग मोतियाबिंद के ऑपरेशन करते हैं तो आँख के अंदर जाके ऑपरेट करते हैं, लैसिक में हम आँख के अंदर नहीं जाते हैं, इसलिए बहुत सेफ सर्जरी है, 100% रिजल्ट देने वाली सर्जरी है। इसमें केवल हम लेज़र से पुतली की मोटाई को ऑल्टर करते हैं ताकि हमारा चश्मे का जो नंबर है वो चला जाए। ये आउटडोर प्रोसीजर है, आप उसके बाद ट्रैवलिंग कर सकते हैं, अपने मोबाइल लैपटॉप पे काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसमें रेस्ट पीरियड नहीं होता है और डेफिनेटली पीपल विद नंबर्स शुड ऑप्ट फॉर इट, क्योंकि चश्मा हमेशा उतना क्लियर विजन दे नहीं सकता जो लैसिक दे सकता है। अच्छा, यानी कि ये बेटर है चश्मे से। कितने तक का नंबर अगर हम उम्मीद कर सकते हैं, कितना किसी का कितना नंबर हो तो उम्मीद की जा सकती है कि लैसिक सर्जरी उसके लिए फ़ायदेमंद है? पुतली के मोटाई के हिसाब से लगभग 6 से 8 तक के नंबर लैसिक से हम लोग रिमूव कर देते हैं। अगर किसी का चश्मे का नंबर उससे ज़्यादा है तो फिर PRK होता है या ICL होते हैं, उनसे हम फिर चश्मे का नंबर उठाते हैं। PRK लैसिक का ही एक वेरिएंट है, लैसिक की तरह ही एक सर्जरी होती है जो आँख के बाहर ही की जाती है, पुतली पे ही वर्क किया जाता है और उससे इसके ऊपर के नंबर हटाए जा सकते हैं। बिल्कुल। अगर बात करें सावधानी की, तो लैसिक सर्जरी करवाने के पहले या बाद में क्या कुछ सावधानी बरतने की आप सलाह देंगी? लैसिक सर्जरी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको कॉन्टैक्ट लेंस 2 हफ्ते पहले यूज करना बंद करने पड़ेंगे। ये एक आपका नंबर स्टेबल होना चाहिए, आपका चश्मे का नंबर कम से कम 6 महीने स्टेबल होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक रहेगा। और आपकी उम्र 18 साल से पहले की से ज़्यादा होनी चाहिए। ये 3 चीज़ों का आप ध्यान रखिए। फिर जब चेकिंग होती है तो हम टोपोग्राफी करते हैं, एक जांच होती है जिससे पता चलता है कि हमारी पुतली का क्या शेप है, क्या थिकनेस है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है, फिर लेसिक किया जाता है। जी देखिए, मिनिमम एज तो आपने बता दी कि 18 साल मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन अगर मैक्सिमम की बात की जाए, कितने उम्र दराज लोग इस सर्जरी को करवा सकते हैं, कब तक? बिल्कुल किसी भी उम्र में सर्जरी करवाई जा सकती है अगर पुतली साफ है। बस ये है कि 40 साल की बात अगर हम आपका लैसिक करेंगे तो आपका नज़दीक का नंबर रहेगा, केवल वो दूर का नंबर करेक्ट होगा। तो ये मिथ है कि लोग सोचते हैं कि अब हमारी उम्र हो गई है, अब हम लैसिक नहीं करवा सकते। डेफिनेटली दे कैन गो फॉर लैसिक, स्पेशली हाई पावर वालों को तो बहुत रिलीफ मिलता है। जी अब चलते चलते एक सवाल मैं बच्चों से भी जुड़ा करना चाहूँगी। बच्चों की आँखों क्या अगर बात की जाए तो उनकी नज़र को कैसे बढ़ाया जाए? बच्चों की आंखों को बढ़ाना हैगा तो हेल्थी फूड, हम सब जानते हैं कि ब्राइट कलर्ड जितने भी फ्रूट्स होते हैं या हरी सब्जियां हमारे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद करती है। दूसरी चीज़, बाहर स्पोर्ट्स जो होते हैं वो खिलाना, वो भी धूप में, जब हमारी आंखों के पर्दे में अंदर धूप जाए तो ताकि पर्दे का डेवलपमेंट हो। ये बहुत आवश्यक है कि 45 मिनट के लिए आप आउटडोर स्पोर्ट करें जिसमें धूप अंदर जाए। ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रेगुलर आई चेकअप एवरी 6 मंथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ कुछ एज क्राइटेरिया होते हैं कि जैसे बच्चा जब 3 महीने का हो, साल भर का हो, 4 साल का हो, 7 साल का हो और 12 साल का हो, इस उम्र में ज़रूर चेकअप करें। और कोशिश करें कि हर साल बच्चों का एक बार दवा डाल के पर्दे की जांच और उनके आंखों के नंबर की जांच करवाएं। जी अब नई थेरेपी आ गई है जिसमें हम बच्चों के अगर चश्मे का नंबर है और चश्मे से वो साफ नहीं देख पा रहे हैं तो उस थेरेपी से उन एक्सरसाइजेस से हम चश्मे के नंबर के साथ ही साथ उसकी नज़र भी बढ़ा सकते हैं। तो वो एक नया ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हैगा
जो आप कभी आके 1 महीने के लिए करना पड़ता है, एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, उन एक्सरसाइजेस को आप करेंगे तो बच्चों की नज़र बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और जैसे कि हमने बातचीत की शुरुआत में भी बात की कि आप समय रहते अगर पहुंच जाते हैं या जितनी जल्दी पहुंच जाते हैं तो बेहतर होता है, तो बच्चों के मामले में हम कैसे जानें कि उनकी नज़र में कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आंखें कमज़ोर हो रही हैं, कैसे जानें? अगर बच्चा क्लास में गलत कॉपी करके लाता है और वो आपको पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है या लगातार किसी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, या बच्चे में कभी कभी भेड़ापन आ जाता है, कभी कभी बाहर की तरफ या अंदर की तरफ आँख जाने लगती है, ये सिंपल इंडिकेशन है कि बच्चे की नज़र कमज़ोर रहेगी। तो इसमें आप जाने और आप इसको ट्रीटमेंट करवाएं। आपको जान के अचरज होगा कि लगभग 40% बच्चों में जो पढ़ाई में कमजोरी होती है उसका रीज़न उनकी थोड़ी कमज़ोर नज़र भी होती है। अच्छा जी, बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने बताई। और अगर आजकल की बात की जाए तो बच्चों पर इतना वर्कलोड बढ़ता जा रहा है और ऑनलाइन क्लासेस का चलन हो गया है, ज़्यादातर काम उन्हें मोबाइल और लैपटॉप से देख के करना पड़ता है, तो इसका भी आंखों पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए कुछ सलाह? हाँ, बच्चों को हमेशा जब भी आप कोई स्क्रीन यूज़ करें, चाहे वो मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, एक ब्लू फिल्टर ग्लास पहनाएं। अगर नंबर है तो नंबर वाला ब्लू फिल्टर, अदरवाइज प्लेन ब्लू फिल्टर ग्लास रहे। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो ब्लू लाइट हार्मफुल होती है, हमारे पर्दे के मैकुलर एरिया को अफेक्ट करती है, वो नुकसान नहीं कर पाएगी। और बच्चों का पर्दा बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए उनको तो खासकर बहुत आवश्यक है कि वो ब्लू फिल्टर ग्लास पहने। बीच बीच में हर 20 मिनट में ब्रेक दीजिए, 20 सेकंड के लिए दूर देखें और 20 बार पलक जल्दी जल्दी झपकें। ये बहुत आवश्यक है इसको ब्रेक देने के लिए। अगर आप सिंपल रूल्स फॉलो करेंगे तो बच्चों की आंखों में कभी भी समस्या नहीं आएगी। जी, और बिल्कुल देखिए बात, क्योंकि आपने कहा कि जो बच्चों की आंखें होती हैं वो बड़ों की तुलना में ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, और इन दिनों क्योंकि ये बात शुरुआत सर्दी के मौसम से ही हुई थी, इन दिनों घरों पर हीटर का प्रयोग भी किया जाता है। तो ऐसे में क्या सिर्फ बच्चे बल्कि बड़ों पर की भी आंखों पर क्या किसी तरह की दिक्कत हो सकती है? क्योंकि हीटर से माना जाता है कि आंखों में ड्राइनेस और इस तरीके की भी दिक्कतें क्या वाकई में होती हैं, और ऐसे में क्या सलाह देंगी? बिल्कुल, हम हीटर से आंखों में ड्राइनेस और स्किन में ड्राइनेस दोनों होती है। जब भी आप हीटर रखें तो एक तो उसके सामने डायरेक्ट ना बैठे, ये दूसरी चीज उस कमरे में एक कटोरे में पानी भी रखें ताकि ह्यूमिडिटी बनी रहे, ड्राइनेस नहीं बने। और कोशिश करें कि अगर आपको ड्राइनेस फील हो रही है तो एक प्रिजर्वेटिव फ्री टीयर सब्स्टिट्यूट आंख में डालें, जिससे आंखों में नमी बनी रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनिया दमेले जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हेल्थ मंत्रा में आज हमने डॉक्टर सोनिया दमेले जी से आंखों की सेहत का कैसे रखना है ख्याल, ये जाना। उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपको पसंद आई होंगी और आप इसको अपने जीवन में शुमार करेंगे, शामिल करेंगे और आंखों का ख्याल रखेंगे। इसी के साथ ही हेल्थ मंत्रा में इतना ही। देखते रहिए GMT न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News Flash।